हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑफिसेटिंग एंड कोचिंग सब्जेक्ट, जो कि बीपीएड सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें हमने सभी यूनिट्स को कवर कर लिया था। और आज हम यूनिट 4 जो है उसके लास्ट दो जो चैप्टर हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ टीए डीए बिल्स और इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बाद आपका जो कोचिंग एंड ऑफिसेटिंग जो सब्जेक्ट है, ऑफिसेटिंग एंड कोचिंग, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसकी जो सारी यूनिट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ टीए डीए बिल्स के बारे में, फिर उसके बाद इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं टीए बिल क्या है। ठीक है, उसके बाद डीए बिल के बारे में पढ़ेंगे। टीए बिल जो है उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अवेयरनेस। ठीक है, एक तरह का ऐसा ये प्रक्रिया है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की यात्रा जब करते हैं, ठीक है, उसमें क्या खर्चा होता है, ठीक है, जो खर्चा होता है वो किस तरह से उसकी सारणी बनानी है, वो सब टीए बिल के अंतर्गत आता है। उसको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। टीए बिल, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल तैयार करने की प्रक्रिया। टीए बिल खिलाड़ियों को यात्रा करने के लिए मिलने वाली यात्रा भत्ता राशि को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जो भी खिलाड़ी है उसको जो भी पैसा मिलता है, ठीक है, यात्रा भत्ता जो भी मिलता है, वो टीए बिल कहलाता है। ठीक है, इसमें यात्रा के दौरान किए गए खर्चे का विवरण होता है। मतलब जो जब खिलाड़ी यात्रा करता है उसके दौरान जो भी खर्चा करता है, ठीक है, वो टीए बिल कहलाता है और टीए बिल के अंतर्गत आता है। जैसे यात्रा साधन, वो किससे यात्रा कर रहा है, बस, ट्रेन, फ्लाइट, जिससे भी यात्रा कर रहा है वो। ठीक है, आवास, कहाँ पे वो ठहरा है, उसने कोई धर्मशाला लिया है, कोई होटल लिया है, ठीक है, या कहीं स्कूल में रुका है, कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर रुकने का स्थान है जहाँ पे लोग रुकते हैं। ठीक है, जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं जो रुकते हैं, ठीक है, एक तरह का आवास। और अन्य खर्चे, अन्य खर्चे में उसने खाना खाया है या कहीं और कुछ भी खर्चा किया है, वह अन्य खर्चों का विवरण होता है, जो कि टीए बिल के अंतर्गत आता है। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे टीए बिल क्या चीज़ है। अब आगे पढ़ेंगे। टीए बिल तैयार करते समय निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है। जब हम टीए बिल बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले टीए बिल में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? कर्मचारी का नाम। जब भी टीए बिल हम बनाएंगे तो उसमें कर्मचारी का नाम होता है, ये तो खिलाड़ी का नाम होता है। बिल में खिलाड़ियों व्यक्तियों का पूरा नाम और पद का उल्लेख करना आवश्यक है। यात्रा की अवधि, यात्रा की तारीखें, जैसे यात्रा का प्रारंभ और समाप्ति दिनांक। कहने का मतलब है कि सद्दाम सर आज यात्रा कर रहे हैं तो आज की तारीख और कब तक यात्रा करेंगे तब उस दिन की तारीख तक की हम अपना टीए बिल दिखाते हैं, यात्रा की अवधि उसके अंतर्गत दिखाते हैं। फिर है यात्रा का उद्देश्य। यात्रा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कार्य यात्रा, मतलब किसी कार्य के प्रति यात्रा आप कर रहे हो। जैसे हम सपोज दैट कोई खिलाड़ी स्टेट लेवल खेलने गया, कोई नेशनल लेवल खेलने गया, क्या कोई मंडल लेवल खेलने गया, ठीक है, तो यात्रा उसका पर्पस क्या है? ठीक है, कार्य यात्रा, प्रशिक्षण, किसी ट्रेनिंग के माध्यम से, किसी मीटिंग आदि का विवरण उसके अंदर आपको लिखना है। फिर आता है यात्रा का साधन। यात्रा साधन, यात्रा के दौरान किस साधन का उपयोग किया गया, जैसे रेल, हवाई जहाज, बस, कार आदि। यात्रा के साधन की श्रेणी और टिकट की जानकारी। श्रेणी मतलब आप स्लीपर से जाते हो, जर्नल से जाते हो, एसी से जाते हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, ये सब चीज़ें श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, एयरलाइन आदि शामिल करें। जिसे भी आप यात्रा करते हो वो चीज़ें आपको टीए बिल के अंतर्गत दिखानी है। रहने का स्थान, कहाँ रहते हो आप, होटल, गेस्ट हाउस या अन्य किसी स्थान पर ठहरने का विवरण और शुल्क, ठीक है, कितना पैसा पड़ा है, ठीक है, वो। इसके साथ साथ रुकने की तारीखें भी लिखे, जिस तारीख से जिस तारीख तक आप रुके हो वो भी आप मेंशन कीजिए। और कहीं कहीं पे आपको बिल बना के भी देता है, वो बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल भी आप अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको टीए बिल बनाते हुए देना है, इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि टीए बिल बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्म कैसा होता है, ये भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं भत्ता और अन्य खर्च। अब भाई हमने ट्रैवलिंग दिखा दिया, हमने रुकने का दिखा दिया, अभी अन्य भी तो खर्चे हैं, वो भी तो दिखाने हैं, उसको देखते हैं। यात्रा के दौरान किसी प्रकार के दैनिक भत्ते, भोजन और अन्य खर्चों का विवरण। साक्ष्य रसीदें, यात्रा के से संबंधित सभी खर्चों के साक्ष्य, जैसे टिकट, रसीद, होटल बिल आदि को संलग्न करना। अगर आपके पर्चियाँ हैं तो आप उसके अंदर, जब टीए बिल बना रहे हैं तो उसके अंदर लगा सकते हैं, चाहे वो होटल के में स्टे करने का बिल हो,
ठीक है, या आपके पास खाना खाने की रसीद हो, या तो जैसे जो भी टिकट हो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, या तो एयरलाइन, जो भी टिकट आपके पास हो वो मेंशन कर सकते हैं। जर्नल का भी आप सब मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर। आगे चलते हैं, टीए बिल का प्रारूप। मतलब टीए बिल हम कैसे बनाएंगे, अगर हम टीए बिल बनाएं तो कैसा होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, जिसे हम टीए बिल कहते हैं, सबसे पहले उसके अंतर्गत जब आप फॉर्म बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे आप कर्मचारी का नाम या खिलाड़ी का नाम सबसे पहले। अब यहाँ देखो मैंने दिखा रखा है आपको, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम या कर्मचारी का नाम। दूसरा यहाँ पर पद, ठीक है। तीसरा है यात्रा की अवधि, मतलब यहाँ से कहाँ से और कितने दिन से कितने दिन तक। यात्रा का उद्देश्य, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गया, मंडल लेवल खेलने गया, स्टेट गया, नेशनल लेवल गया, इंटरनेशनल लेवल गया, ये सब उसके अंदर मेंशन कर। यात्रा का साधन, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, ठीक है, ऑटो है, जो भी है उसके अंदर आपको मेंशन करना है। यात्रा के दौरान भत्ते, ठीक है, इसके अंदर डीए का भी आपको मेंशन करना है। उसके अलावा आपको यहाँ 7वें कॉलम में हम देखते हैं, ठीक है, यात्रा के खर्चे, और जैसे रेल टिकट हो गया, हवाई जहाज़ यात्रा हो गया, बस टैक्सी हो गई, होटल बिल हो गया, ये सब इसके अंदर आपको मेंशन करना है। कुल भत्ता और अन्य खर्चे इसके अंदर वो भी दिखाना, अन्य खर्चे जो भी हुए हैं। रसीदें जो हैं उसको भी संलग्न करना है, दिनांक डालना है जिस दिन आप सबमिट करते हो उस दिन की। ये आपका एक इस तरह से टीए बिल आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डीए बिल, ठीक है। डीए बिल क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे, ठीक है। डीए बिल को यहाँ पर देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, उसका फॉर्म क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। डियरनेस अलाउंस बिल इसको कहते हैं, तैयार करने की प्रक्रिया। डीए कर्मचारी खिलाड़ियों को महंगाई के कारण होने वाले खर्चों के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पे समझिए कि महंगाई के कारण जो भी खर्चे होते हैं खिलाड़ी के, उसके लिए उसको डीए दिया जाता है, ठीक है। डीए इसीलिए उसको दिया जाता है। डीए बिल में कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता राशि का विवरण होता है, जिसमें खिलाड़ियों कर्मचारियों का खाने का शुल्क तथा आवास रहने का शुल्क शामिल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसी में ही। डीए बिल में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए, जैसे कर्मचारी का नाम और पद, कर्मचारी का नाम और पद का उल्लेख, ठीक है। वेतन और डीए का प्रतिशत, कर्मचारी का मासिक वेतन और उस पर मिलने वाले डीए का प्रतिशत दर्ज करें। डीए की राशि, डीए की राशि की गणना करके उसे बिल में शामिल करें। यह राशि कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते के प्रतिशत पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं कुल डीए, डीए का कुल योग जो कर्मचारी को मिलता है। डीए का प्रारूप, ठीक है, डियरनेस अलाउंस बिल, इसको देख किस तरह से डीए हम बनाएंगे उसको देखते हैं। पहले कर्मचारी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कर्मचारी का पद आ जाएगा, कर्मचारी का वेतन कितना है वो आ जाएगा, डीए का प्रतिशत कितना बनना है वो आ जाएगा, डीए की राशि कितनी वो आ जाएगी, कुल डीए कितना बनना है वो आ जाएगा, यहाँ पर दिनांक पड़ेगा। इसी प्रकार उसको पूरा जो भी उसका डीए बनता है वो यहाँ पर उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसी में ही हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं हम इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स। टीएडीए वहाँ पर ख़त्म हो गया है, अब आपके सिलेबस में है इंटीग्रिटी एंड वैल्यू इन स्पोर्ट्स। उसके बाद वैल्यू इन स्पोर्ट्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर खेलों में ईमानदारी और मूल्य, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ियों के व्यक्तिगत विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी ज़रूरी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी खिलाड़ी खेल खेलता है तो खिलाड़ी के अंदर खेल की भावना के साथ साथ ईमानदारी होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ईमानदारी से पता चलता है कि खिलाड़ी के संस्कार कैसे हैं, ठीक है, खिलाड़ी कैसा खिलाड़ी है, ठीक है। अगर वो ईमानदार है तो उसका व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा होगा, उसके अंदर सकारात्मक सोच होगी और दूसरों के अंदर भी वो ईमानदारी वाले गुण डेवलप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है ईमानदारी। अभी हम इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स की बात करें, जो कि आपके सेमेस्टर में लास्ट चैप्टर ये दिया हुआ है, आपके जो भी ऑफिस सेटिंग कोचिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर लास्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ईमानदारी। खेलों में ईमानदारी का मतलब है नियमों का पालन करना, धोखाधड़ी से बचना और निष्पक्ष तरीके से खेलना। यह खिलाड़ियों और खेल संगठनों के बीच विश्वास और सम्मान को बनाए रखता है। ईमानदारी का एक उदाहरण यह हो सकता है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के बारे में सच्चे रहें और नकल या फर्जी तरीके से जीतने से बचें। कहना मतलब ये है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो धोखाधड़ी, ठीक है,
बहुत सारा प्लान बनाते हैं जीतने के लिए, तो भले ही लड़ाई झगड़ा करना पड़े लेकिन जीतेंगे। तो जो भी खिलाड़ी ईमानदारी से खेल को खेलते हैं, ठीक है, अगर हार हुई है हार को स्वीकार करते हैं, जीत है जीत को स्वीकार करते हैं, ईमानदारी से खेलते हैं, रेफरी और अन्य टीम मैनेजर टीम कोचेस की रिस्पेक्ट करते हैं, ईमानदारी से खेल को खेलते हैं, तो वो जो खिलाड़ी हैं वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है ईमानदारी। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं समानता और निष्पक्षता, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। खेलों में समानता का मतलब है कि सभी खिलाड़ियों को एक समान अवसर मिले। मतलब मैं एज ए टीचर, तो मेरे सामने जो भी बच्चे हैं वो हमारे लिए सब समान है। ठीक है, उनको सभी को समानता का अवसर है, सभी को सब खेलने का अधिकार है। ठीक है, सभी को समानता अवसर मिले, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, कहीं से भी हों। ठीक है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी भी ज़िले से हों, कहीं से भी हों, सबको खेलने का अधिकार मिले, सबको समान खेलने का अधिकार मिले। ठीक है, पृष्ठभूमि से हों, उनका सम्मान किया जाए, उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको बदले में वापस उल्टा रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। ठीक है, निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि खेल के दौरान कोई पक्षपाती निर्णय ना हो और सभी को एक ही अवसर मिले। कभी कभी क्या होता है, कुछ रेफरी हैं तो वो क्या करेंगे, किसी को जो निर्णय होगा पक्षपाती निर्णय दे देंगे, तो उस पक्षपाती निर्णय के माध्यम से ही निर्णय जब एक तरफा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। तो कभी भी आप एज ए टीचर, एज ए ऑफिशियल आप ये ना करें, निर्णय जो भी निर्णय है अपना निर्णय दें, तभी जो भी निर्णायक का निर्णय होता है वही आखिरी निर्णय माना जाता है। तो आप ऐसा निर्णय दें जिससे दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों टीमें जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और आपके जो भी निर्णय दिया गया है उसका सम्मान करें। तो निर्णय ईमानदारी से ही आपको देना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर बनता है सम्मान और टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। खिलाड़ियों को अपने साथियों, विपक्षी टीम और खेल अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। भाई जो भी खिलाड़ी हैं उनके साथ, जो भी खिलाड़ी उनके साथी हैं या अन्य जो टीमें आई हैं उनके टीम मैनेजर हैं, ठीक है, टीम कोचेज़ हैं, अन्य जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका सबका सम्मान खिलाड़ियों को करना चाहिए, तभी आपको वापस सम्मान मिलता है। ठीक है, उन सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। यह टीम वर्क को बढ़ावा देता है और खेल को सकारात्मक दिशा में लेकर जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं खेल को हम सकारात्मक दिशा में लेकर जाते हैं, खेल और भी रोमांचक बनता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, एक खिलाड़ी का व्यक्तिगत प्रदर्शन महत्वपूर्ण है लेकिन टीम के सामूहिक प्रयास की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मतलब एक टीम वर्क अगर हम करेंगे तो हम खेल में जल्दी से अपोजिट जो टीम है उसको हराकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसके अंदर अनुशासन और समर्पण। ठीक है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। खेल में सफलता के लिए अनुशासन और समर्पण बेहद ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ही जल्दी और कम समय में सक्सेस होंगे। ठीक है, नियमित अभ्यास, समय का प्रबंधन और मानसिक स्थिरता खिलाड़ियों को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। एक अच्छा खिलाड़ी क्या है, एक जो अच्छा खिलाड़ी है वो अनुशासन में रहेगा, नियमित अभ्यास करता है, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जो है उसको लेकर के चलता है, मानसिक स्थिरता, अपनी जो मानसिक स्थिरता है उसको बनाए रखता है, ठीक है, मेंटेन रखता है, तभी वह जो भी लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य तक वो अच्छे से पहुंच पाता है। अनुशासन के बिना किसी भी खेल में लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है। भाई अनुशासन के बिना आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट कहता है सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटेलिटी। खेलों में मानसिक मजबूती भी अहम भूमिका निभाती है। हार के बाद भी सकारात्मक सोच रखना, निराशा से बाहर निकलना और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एज ए खिलाड़ी, ठीक है, अगर मैं हार जाता हूँ किसी टूर्नामेंट में तो मेरी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। उस हार को मैं एक्सेप्ट करूं और कोशिश करूं कि हमारे जो भी गुरु हैं, ठीक है, उनसे मैं और सीखूं, जहां पर मेरी जो भी कमी रह गई थी ट्रेनिंग में और भी अपने गुरु के माध्यम से उसको इम्प्रूव करूं और नेक्स्ट जो सेशन आता है, नेक्स्ट जो कंपटीशन आता है उसमें मैं अच्छा प्रदर्शन करके, ठीक है, अपने गुरु का, अपने ज़िले का, अपना माता पिता, देश का नाम रोशन करूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसी में ही आगे देखते हैं। छठा पॉइंट कहता है स्वास्थ्य और फिटनेस।
हेल्थ एंड फिटनेस। खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रेरणा मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो खेल है उसके माध्यम से खिलाड़ी को अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रेरणा मिलती है। भाई तरह तरह की वो फिजिकल एक्टिविटी करता है जिससे वो शारीरिक रूप से तो फिट रहता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, ठीक है भाई, और भी व्यायाम करता है। वो कोच है उसका, अच्छे से उसको ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, ठीक है, ताकि उसका जो फिटनेस है, जो स्वास्थ्य है, वो अच्छे से सही रहे। फिटनेस का पालन करना और शरीर के प्रति सजग रहना खेलों में सफलता का मुख्य आधार माना जाता है या मुख्य आधार है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इन सभी मूल्यों का पालन करके खिलाड़ी न केवल अपने खेल कौशल को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में अच्छे आदर्श भी स्थापित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी खिलाड़ी, ठीक है, समाज में अच्छे से रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, सभी की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो अन्य खिलाड़ी हों, टीम मैनेजर हो, टीम कोचेज़ हों, ठीक है, समाज में रहने वाले अलग अलग लोग हों, उनके प्रति अच्छे भावना अपने अंदर रखता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो वो खिलाड़ी कम समय में बहुत ही आगे जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।